और दूसरी शहादत प्रोसिक्यूशन की पेश करदा से जुर्म जो है कज़ाकिस्तान पर स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिज़ॉल्व करने की सज़ा दी जाए। 22 नवंबर 1999, पाकिस्तान, लाहौर। पाकिस्तान के वन ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर डेली जंग के लाहौर वाले ऑफिस में एक पार्सल आया हुआ था। उस पार्सल के ऊपर ये मेंशन किया गया था कि वो पार्सल क्राइम डिपार्टमेंट के लिए है। इस वजह से उस टाइम के डेली जंग के क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती जी उस पार्सल को रिसीव करते हैं एंड अपने कैबिन में ले जाकर वो उस पार्सल को ओपन करते हैं। जैसे ही उन्होंने उस पार्सल को ओपन किया तो पार्सल के अंदर से काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ज़मीन पे गिर गए। वो एक एक फ़ोटो को उठाकर अपने टेबल पर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जब उन्होंने उस फोटोज़ को गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पर 4 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों के फ़ोटोज़ है। एंड हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर सारे लड़कों के फ़ोटोज़ मौजूद थे। उन्हें अजीब लगा, भला कोई इतने सारे लड़कों के फ़ोटोज़ उन्हें क्यों ही भेजेगा। इस वजह से वो उस पार्सल को फिर से चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर को ओपन करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं वैसे उनके होश उड़ते गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल लेटर नहीं था। उस लेटर में एक ऐसा कन्फेशन था जिसने पाकिस्तान के हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग केस का खुलासा किया था। उस लेटर में लिखा गया था कि मैं जावेद इकबाल, आज मेरा 100 बच्चों का मारने का मकसद ख़त्म होता है। मैंने 100 बच्चों को जान से मारा है। मैंने पहले तो उन बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ ज़बरदस्ती एंड गलत किया, फिर उन्हें जान से मार डाला, फिर उनके बॉडी को एसिड से भरे हुए ड्रम में डालकर उनकी बॉडी को कम्प्लीटली डिज़ोल्व किया एंड उनकी बॉडी को मैंने नाली में बहा दिया। जैसे तुम लोगों ने मेरे माँ को रुलाया था वैसे ही मैं 100 माँओं को रुलाना चाहता था। आज मेरा मकसद ख़त्म हो गया। मुझे अब ज़िंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से मैं रावी रिवर में जाके अपने आप की जान लेने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ एविडेंस अपने घर पे छोड़ रखा है। वहाँ पर एक ड्रम में आपको बच्चों के कुछ लाश मिलेंगे एंड कुछ एविडेंस मैंने अपने घर में सजा के रखे हैं। आप लाहौर के रावी रोड 16B पर मौजूद मेरे मकान पे जाकर तलाशी कर सकते हो। जब जमील चिश्ती जी ने उस लेटर को पढ़ा था तब उन्हें ये मजाक लगा था, क्योंकि भला 100 बच्चों को कोई कैसे मार सकता है। उन्हें इस लेटर पे भरोसा ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जी घबरा रहा था। इस वजह से वो अपने दोस्त को लेके रावी रोड 16B पर जाते हैं। जैसे ही वो जावेद इकबाल के घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर 85 पेयर्स ऑफ चप्पलें पड़ी हुई थी। ये देखकर उन्हें अजीब लगा, क्योंकि उस घर में मैक्सिमम 4 से 5 लोग रह सकते थे, लेकिन ऐसे घर में 85 पेयर्स ऑफ चप्पल क्यों है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के। ये देखकर उनका जी घबराने लगा। वो धीरे धीरे से उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक दीवार पर बच्चों के फोटोज चिपकाए हुए थे। उसके ठीक नीचे उन्हीं बच्चों के कपड़े अच्छी तरीके से पैक करके रखे हुए थे एंड उसके ऊपर टैग भी लगा हुआ था। वहाँ पर लिखा गया था कि ये कपड़े किसके हैं, इसकी उम्र क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। वहाँ पर सारे सबूत अच्छी तरीके से सजा के रखे गए थे। जैसे ही वो उस घर के एक कमरे में झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर एक ड्रम दिखता है। उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि जावेद इकबाल ने उस ड्रम के अंदर किसी चीज़ का होने का जिक्र किया था। वो मन में बस यही सोच रहे थे कि जो भी जावेद इकबाल ने अपने लेटर में लिखा है वो काश झूठ हो। इसी उम्मीद में वो उस कमरे में जाते हैं एंड ड्रम को ओपन करते हैं। जैसे ही उन्होंने ड्रम को ओपन किया तो बहुत ही गंदा स्मेल आने लगा। उसके अंदर एसिड भरा हुआ था एंड उसी एसिड की वजह से जमील चिश्ती जी के हाथ जल गए। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। उस ड्रम में बच्चों के लाश डिसॉल्व हो रहे थे। ये मंजर काफ़ी भयानक था। इसे देखकर जमील चिश्ती जी की होश उड़ गए थे, क्योंकि जो कुछ भी जावेद इकबाल ने अपने लेटर में लिखा था वो सब कुछ एक सच था। Welcome back to another video of Intel. My name is Amit. In this video we are going to discuss about the case of Javed Iqbal. ये सच्चाई पता चलते ही क्राइम सीन पर पाकिस्तान पुलिस आ जाती है। वो वहाँ पर तलाशी करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। उनके पास सब कुछ एविडेंस था एंड उसके अगले दिन ही हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जो था जावेद इकबाल। इस खबर को सुनते ही जिनके भी बच्चे मिसिंग थे वो रावी रोड 16B पर आ पहुंचते हैं। उस दिन उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। पुलिस ने 57 बच्चों को आइडेंटिफाई किया एंड उनके पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। वहाँ पर हर एक माँ का दर्द काफ़ी गहरा था। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
उस दिन लाहौर में कुछ अलग ही माहौल था। हर जगह सन्नाटा था, खौफ का माहौल था। एविडेंस कलेक्ट करते टाइम जिस ड्रम को जमील चिश्ती जी ने ओपन किया था उसको क्लीन किया गया। उसके अंदर से ह्यूमन बॉडी तो मिला जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुका था। उसे आइडेंटिफाई करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके अंदर 2 कड़ा मिला था। हम सबको पता है कि एसिड में ह्यूमन बॉडी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स नहीं। वैसे ही वहाँ पर एक कड़ा मिलता है। उस कड़े को वो उठाकर वहाँ पे मौजूद गार्डियंस को दिखाते हैं एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने पूछा कि ये कड़ा किसका है तो वहाँ पे मौजूद एक माँ सामने आके रोने लगती है एंड कहती है कि ये मेरे बेटे के हाथ में था। पुलिस वालों के पास सब कुछ था। उनके पास एविडेंस था, जावेद इकबाल का कन्फेशन लेटर था, लेकिन जावेद इकबाल नहीं था। वो जावेद इकबाल को हर जगह तलाशते हैं, लेकिन कहीं पे भी जावेद इकबाल का नामो निशान नहीं था। अकॉर्डिंग टू द कन्फेशन लेटर, जावेद इकबाल ने कहा था कि वो रावी रिवर में जाके अपने आप की जान देने वाला था। इस वजह से पुलिस वाले रावी रिवर के आसपास हर जगह पे छान मारते हैं, लेकिन वहां पे ना ही जावेद इकबाल मिला, ना ही उसकी लाश। दिसंबर 29, 1999 लाहौर के डेली जंग ऑफिस में एक रैंडम आदमी आता है एंड वो सडनली कहता है कि मैं ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जावेद इकबाल हूँ। ये सुनकर आसपास के लोग काफ़ी हैरान थे। इतने में ही वहाँ पे मौजूद लोगों ने पुलिस वालों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया एंड कुछ ही मिनट में डेली जंग के ऑफिस को चारों ओर से पुलिस वालों की तरफ से घेर दिया गया ताकि जावेद इकबाल वहाँ से भाग ना सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पे जावेद इकबाल खुद चल के सरेंडर करने आया था, लेकिन सरेंडर होने से पहले जावेद इकबाल का एक कंडीशन था, उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। इस वजह से वहाँ पे मौजूद सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जावेद इकबाल अपनी सारी गलती कबूल करता है। 100 innocent children. You are directly responsible for that. Why? उसके लिए This is very sad. आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बात नहीं है। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह कहते हैं? जैसे कि आप उस वीडियो में देख सकते हो कि जावेद इकबाल के फेस में कोई भी गिल्ट नहीं दिख रहा। वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा था। क्या जावेद इकबाल नॉर्मल इंसान नहीं था? क्या उसको फील नहीं होता था कि उसने 100 बच्चों को मारा है? आखिर ये जावेद इकबाल था कौन? ये सारे सवाल आप सबके मन में होंगे एंड इन सारे सवालों के जवाब मैं 1 by 1 आपको इस वीडियो में देता जाऊंगा। जावेद इकबाल, जिनका जन्म 1956 में पाकिस्तान के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर में एक वेल्दी फैमिली में हुआ था। जावेद अपने मॉम डैड के छठी औलाद थे। उनके टोटल 7 सिबलिंग्स थे। एक वेल्दी फैमिली से होने की वजह से जावेद के मॉम डैड ने कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी थी। अकॉर्डिंग टू जावेद्स ब्रदर, जावेद बचपन से ही काफी एग्रेसिव नेचर का था। वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए छोटे मोटे जानवरों को मार के एंजॉय करता था एंड जब भी उसके मॉम डैड उसे किसी भी चीज के लिए मना करते तो वो अपने आप को हर्ट करके अपने मॉम डैड को मना लेता था। जावेद अपने इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टडीज लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद जावेद के डैड उसके लाइफ को सेटल करने के लिए उसे एक लोहे की फैक्ट्री ओपन करके देते हैं एंड जावेद उस फैक्ट्री को मैनेज किया करता था। वो अक्सर अपने फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखा करता था क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ही कॉमन था एंड उन्हें ज्यादा सैलरी भी नहीं देना पड़ता था एंड मन चाहे काम भी करवा सकता था। इस वजह से जावेद अपने फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखता था। लेकिन जो मैंने अब बताया वो ऊपर ऊपर का सच था, उसके पीछे काफी गहरा राज छुपा हुआ था। असल में जावेद इकबाल एक पीडोफाइल एंड गे था, यानी जावेद इकबाल छोटे छोटे बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था एंड एक गे होने की वजह से उसे लड़कों की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा था। इस वजह से जो भी बच्चा उसके फैक्ट्री में काम करता था वो उसके साथ गलत हरकतें करता था। इस वजह से उसके ऊपर मल्टीपल बार पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर हुए थे। लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के बेटे होने की वजह से जावेद को कभी भी पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ा। उसके डैड सारा मामला संभाल लेते थे। उसके इन हरकतों की वजह से जावेद के फैमिली वालों को उसके सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल चुका था। इस वजह से जावेद के फैमिली वाले उसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगे थे, लेकिन जावेद बार बार मना करता था क्योंकि वो छोटे बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। इस वजह से उसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब जावेद के घर वाले हद से ज्यादा फोर्स करने लगे तो वो शादी के लिए मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पे।
उसका कंडीशन ये था कि वो अपने पसंदीदा औरत के साथ शादी करेगा, मतलब वो जिसे चूज करेगा उसके साथ ही वो शादी करेगा। ऐसे तैसे करके जावेद की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के 1 साल के अंदर ही अंदर जावेद का डिवोर्स भी हो जाता है। एंड कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जावेद ने जिस औरत से शादी की थी वो उसके ही विक्टिम की बहन थी। उसने शादी बस इसलिए किया था कि वो उस विक्टिम का बार बार फायदा उठा सके। 1993 में जावेद के डैड मियान मोहम्मद अली जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके प्रॉपर्टी में बंटवारा होता है। बंटवारे के दौरान जावेद को अपने डैड की प्रॉपर्टी से 30 लाख रुपए मिलते हैं। एंड उस टाइम पे पाकिस्तान में 30 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 30 लाख रुपए उस टाइम पे काफ़ी बड़ा अमाउंट था। उन सारे पैसों को लेके वो अपने फैमिली से अलग हो जाता है। उसके बाद वो अपने लिए एक पैलेस बनवाता है। उस पैलेस में हर तरीके के फैसिलिटीज़ थे, जैसे कि स्विमिंग पूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, सब कुछ। जावेद एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था। एंड वही दूसरी ओर वो अपने फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए भी अंधा पैसा उड़ा रहा था। वो छोटे छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए लाहौर के एक गली में गेमिंग आर्केड ओपन करता है। उस टाइम पे गेमिंग एक काफ़ी नई चीज़ थी, इस वजह से छोटे छोटे बच्चे उसे एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे अक्सर आया जाया करते थे। वहाँ पे अक्सर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता था। उस भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए जावेद वहाँ पर जानबूझ के पैसे रखता था, ताकि कोई बच्चा उन पैसों को उठा ले एंड तलाशी करने के बहाने वो उनके साथ गलत कर सके। तलाशी करते टाइम वो उन बच्चों को गलत तरीके से छुआ करता था। जब चोर पकड़ा जाता था तो वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। उसको चुप कराने के लिए वो थोड़ा पैसा एंड खाना भी ऑफर करता था। लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपने मॉम डैड से कुछ छुपाते नहीं है। वो जब घर जाते थे तो वो अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताते थे। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ वो वहाँ पर 7-8 साल के बच्चों के साथ भी यही हरकत करता था, जिन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता था। हाँ ठीक है, वो अगर 15 से 18 साल के बच्चों के साथ कुछ कर रहा है, उन्हें एटलीस्ट पता तो है वो बंदा उसके साथ कर क्या रहा है। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को पता भी नहीं चलता था एंड जावेद उनके साथ गलत गलत काम करता था। वो बच्चे वहाँ से जाने के बाद अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताते थे। उस मोहल्ले के हर एक पेरेंट्स को पता चल चुका था कि जावेद के गेमिंग आर्केड में आखिर होता क्या है। इस वजह से वो अपने बच्चों को अक्सर वहाँ पे जाने नहीं देते थे। लेकिन जावेद ने इसके लिए अल्टरनेट वेज भी बना लिया था, जैसे कि जावेद ने लाहौर के अलग अलग जगह पर स्विमिंग पूल, एक्वेरियम एंड जिम ओपन कर रखा था। वहाँ पर जब भी कोई बच्चा आता उनके साथ भी जावेद इकबाल वही हरकत करता था। वो अपने फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए अंधा पैसा उड़ा रहा था। जब भी जावेद के कोई रिश्तेदारों से बोलता कि तुम थोड़ा पैसा सेव करो, फ्यूचर में काम आएगा, ऐसे अंधा पैसा खर्च मत करो, तो जावेद कहता था कि जब तक मेरे पास पैसे है मैं आयशो आराम से रहूंगा, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जावेद को अपनी मौत से डर नहीं लगता था। सितंबर 1998 में जावेद 2 बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर ले आया था। वो उन बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान उन बच्चों के हाथ जावेद के घर पर रखी हुई एक राइफल लग जाती है। वो उस राइफल को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसके हैंडल को लेके जावेद के सिर पर जोर से मार देते हैं। उस दौरान जावेद का सिर फट जाता है एंड घर से जोरों से चिल्लाने की आवाज़ बाहर निकलती है। इस वजह से आसपास के लोग भी जावेद के घर चेक करने आ जाते हैं। जब आसपास के लोग जावेद के घर एंटर करते हैं तो अंदर का मंजर काफ़ी भयानक था। घर के हर तरफ खून लगा हुआ था एंड जावेद बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। इस वजह से तुरंत जावेद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जिन बच्चों के साथ जावेद ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था वो भागकर अपने घर चले जाते हैं एंड घर पहुंचकर वो अपने मॉम डैड को जो कुछ भी जावेद ने उनके साथ करने की कोशिश की इन सब के बारे में वो बता देते हैं। जिन बच्चों के साथ जावेद ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी वो लाहौर के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। इस वजह से उन बच्चों के डैड को लगा कि अगर ये मामला बाहर आ गया तो फैमिली की बदनामी होगी। इस वजह से वो अनऑफिशियली पुलिस स्टेशन में इस केस को हैंडल करने के बारे में डिसाइड करते हैं। जैसे ही जावेद रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो पुलिस वाले उसे सैडमे एक्ट के तहत अरेस्ट करते हैं। लेकिन अरेस्ट करना एक बहाना था। उसे अनऑफिशियली पुलिस स्टेशन ले जाके काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करते टाइम उन लोगों ने उसे 100 बार लाठी से मारा था एंड इसी दौरान जावेद बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में होने की वजह से जावेद को फिर से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद पता चलता है कि जावेद कोमा में चला गया है। उस टाइम पे जावेद के फैमिली वालों की तरफ से कोई भी जावेद की मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने आगे नहीं आया। लेकिन जावेद की मॉम अपने फैमिली वालों से चुप चुप कर जावेद से मिलने आती थी एंड वही जावेद के प्रॉपर्टी से कुछ पैसे लेके जावेद का मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैंडल किया करती थी। वो हर रोज़ अपने बेटे से मिलने आती एंड उसे मिलकर उसके सामने रोने लग जाती थी।
उन्हें काफ़ी बुरा लगता था क्योंकि जावेद के फैमिली वाले उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे एंड जावेद अकेला पड़ चुका था। उसकी इस मेडिकल कंडीशन को देखकर उनके आंखों में आंसू आते थे। वो हर रोज अपने बेटे के सामने रोती थी। जावेद कोमा में था। उस टाइम पे जावेद सब कुछ सुन सकता था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था। वो हर रोज अपने माँ को रोते हुए सुनता था एंड सुनता रहा लेकिन कभी भी उठकर जवाब नहीं दे पाया। आफ्टर 22 डेज 8 अक्टूबर 1998 के दिन जावेद को होश आता है। होश में आते ही पुलिस वाले उसे सैडमे एक्ट के तहत जेल भेज देते हैं। वो टोटल 6 महीने के लिए जेल में था। जब तक जावेद जेल से रिलीज होकर बाहर आता तब तक जावेद की मॉम इस दुनिया से चल बसी थी। इस बात से जावेद को काफी बड़ा सदमा लगा एंड जावेद को लगा कि उसकी मॉम उसे प्रॉब्लम में देख देख कर टेंशन लेकर चल बसी। अब जावेद के नज़रों में ये दुनिया काफ़ी बुरी बन चुकी थी। जावेद बस ये चाहता था कि जैसे उन लोगों ने उसके माँ को उसके सामने आंसू बहाने के लिए मजबूर किया, ऐसे ही वो 100 माँओं को आंसू बहाने के लिए मजबूर करेगा। जावेद के लॉयर एंड इलाज के चलते जावेद की सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। अब जावेद के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। इस वजह से जावेद ने लाहौर के रावी रोड 16B पर मौजूद एक मकान को रेंट पर लिया एंड वहाँ के मकान से ही वो अपना काम शुरू करता है। जावेद इकबाल ने साउथ एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सूफी श्राइन दादा दरबार को अपना हंटिंग स्पॉट बनाया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं, प्रे करने के लिए लोग आते हैं। तो उन्हीं बच्चों में से जावेद बेसहारा बच्चों को टारगेट करता जिनका कोई नहीं होता था। जो बच्चे अपने फैमिली से बिछड़ चुके होते हैं, जो वहाँ पे बिजनेस करने, छोटे मोटे काम करने आए होते हैं, ऐसे बच्चों को जावेद टारगेट किया करता था। वो उन बच्चों को खाना एंड पानी देने के बहाने अपने घर ले जाता था। जावेद ने पहली बार 20 जून 1999 के दिन 14 ईयर ओल्ड यूसिर नाम के लड़के को किडनैप करता है जो कि पाकिस्तान के हफीज़ाबाद से बिलोंग करता था। किडनैप करने के बाद जावेद उन बच्चों को अपने घर ले जाकर उनका फोटोज निकालता था एंड जावेद एक डायरी में उन बच्चों के डिटेल्स भी लिखता था, जैसे कि उसका एज, उसका नाम एंड वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये सब होने के बाद जावेद उन्हें खाने के लिए खाना देता एंड पहनने के लिए नया कपड़ा देने के बाद उनके पुराने कपड़े को वो ले लेता एंड अच्छी तरीके से पैक करके अपने घर के एक कॉर्नर में रख देता। फिर वो बच्चे बहुत खुश रहते थे क्योंकि उन्हें नया कपड़ा मिल रहा है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, तो वो बहुत खुश थे एंड जावेद पे भरोसा कर लेते थे। जावेद उन्हें एंटरटेन करने के लिए उसके घर में रखा हुआ एक टीवी ऑन करता है एंड उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी होना इज़ द बिग थिंग क्योंकि उस टाइम पे हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था, तो बच्चे पूरा टीवी में इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन उस टीवी के ठीक सामने जावेद ने एक ट्रैप बना के रखा था। जावेद ने अगर यहाँ पे टीवी है तो बच्चे यहाँ पे बैठते थे बीच में, उसके ठीक पीछे उसने एक चेन को ऊपर से हैंग करके रखा था। जैसे ही वो बच्चे पूरा टीवी में इन्वॉल्व हो जाते थे तो जावेद उस चेन को निकालता एंड उसी चेन से जावेद उनको गला घोट के मार देता था। वो बच्चे अपने आप को बचाने की कोशिश करते लेकिन छोटे बच्चे एक बड़े आदमी के स्ट्रेंथ के सामने नहीं टिक पाते थे, वो वहीं पे दम तोड़ देते थे। उसके बाद जावेद उन बच्चों के डेड बॉडी को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से भरा हुआ एक ड्रम में डिप कर देता था एंड ऊपर से ड्रम को सील कर देता था। पूरी रात वो उन बच्चों के डेड बॉडीज को एसिड से भरे हुए ड्रम में डिसॉल्व होने देता। जैसे ही सुबह होता तो उन बच्चों के नामों निशान मिट चुके होते थे। फिर उसके बाद जावेद अपने क्राइम पार्टनर 17 ईयर ओल्ड साजिद अहमद एंड 15 ईयर ओल्ड मोहम्मद नदीम के सहारे उस ड्रम को रावी रिवर में डंप कर देता था एंड ऐसे ही जावेद ने 100 बच्चों के साथ 147 डेज में किया था। फरवरी 18, 2000 के दिन जावेद केस का फर्स्ट ट्रायल होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रायल जावेद अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करता है। भले ही उसने खुद आके सरेंडर किया है, खुद आके उसने सारे एविडेंस पुलिस वालों को दिया था, लेकिन फिर भी अपने आप के इनोसेंट होने का क्लेम करता है। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसने स्ट्रीट साइड पे रहने वाले बच्चों के टुवर्ड्स अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसा किया था, इसी वजह से उसे सज़ा थोड़ा कम दी जाए। ड्यूरिंग सेकेंड ट्रायल 9 मार्च 2000 के दिन जावेद फिर से अपने आप को इनोसेंट क्लेम करने की कोशिश करता है एंड इस बार उसने अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया था। इस बार वो कहता है कि उसने ये सब किया ही नहीं है, ये सब बस एक फेक न्यूज़ था, वो बस पब्लिसिटी स्टंट करना चाहता था एंड वो पॉपुलर हो गया एंड अब उसका मकसद ख़त्म हो गया, तो उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। ये बात सुन के सबको हंसी आ रही थी यार, लाइक इतना सारा एविडेंस है, उसने खुद से जर्नल्स लिखे थे, उसने सारा एविडेंस पुलिस वालों को सौंपा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इनोसेंट क्लेम करने में लगा हुआ था। लेकिन थर्ड ट्रायल के दिन 15 मार्च 2000 जावेद कोर्ट में गिल्टी पाया जाता है। Strangulated
as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. सज़ा के तौर पर जावेद को एक ऐसा सज़ा सुनाई गई जिससे आज तक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के हिस्ट्री में किसी को भी नहीं सुनाया गया था। उस टाइम के सेशन कोर्ट के जज अल्लाह बख्श जी कहते हैं कि जावेद को जिस चैन से वो बच्चों को मारा करता था उसी चैन से गला घोट के मारा जाएगा, वो भी मीनारे पाकिस्तान के सामने एंड सारे माओं के सामने जिनके बच्चों को उसने मारा था। उसके बाद उसके बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे, फिर उसे एसिड में डिप किया जाएगा। ये सज़ा उस टाइम पे काफ़ी भयानक था एंड आज भी भयानक है क्योंकि आज तक ऐसी सज़ा किसी को सुनाई नहीं गई है। ये बात जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया को पता चलता है तो इंटरनेशनल मीडिया इसे अपोज करती है एंड ह्यूमन राइट्स वाले भी इस चीज़ को अपोज करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया एंड जावेद को वही सज़ा फिक्स कर देते हैं। जावेद के साथ साथ जावेद के क्राइम पार्टनर 17-year-old साजिद अहमद को 98 मर्डर के जुर्म पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। वही दूसरी ओर उनका एक और क्राइम पार्टनर था जो कि बस 15 साल का था, जिसका नाम था मोहम्मद नदीम। उसको 13 मर्डर के जुर्म पर 182 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, कहानी में और एक ट्विस्ट आता है। जावेद को सज़ा देने से पहले जावेद और उसके क्राइम पार्टनर साजिद अहमद को लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया था, जो कि हाईली सिक्योर्ड एरिया था। वहाँ पे कोई भी ऐसे तैसे घुस नहीं सकता एंड किसी को मार नहीं सकता। वहाँ पे एक सेल में जावेद और दूसरे सेल में साजिद अहमद रहा करते थे। ऑन द डेट ऑफ 8 अक्टूबर 2001 के दिन रात के अराउंड 2 बजे जावेद अपने ही जेल के सेल में फांसी से लटका हुआ पाया जाता है। वो मर चुका था, उसने अपने आप की जान ले ली थी एंड उस डेथ को डिक्लेयर करके इस केस को क्लोज कर दिया जाता है एंड यहाँ पर ये केस क्लोज होता है। इस केस पे जितना डीपली आप रिसर्च करोगे, जवाब से ज़्यादा आपको सवाल खड़े मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस केस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं, उनके जवाब मुझे अब तक नहीं मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जावेद इकबाल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना बड़ा सा घर छोड़ के रावी रोड 16B के एक रेंटल घर पे रह रहा था तो उसके पास एसिड खरीदने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि यूजुअली 100 ml हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्राइस 500 रुपए तक का होता है एंड जावेद 100 ml यूज़ नहीं करता था, वो बड़े बड़े ड्रम भर के एसिड यूज़ करता था, वो भी 100 बार उसने यूज़ किया था। तो अंदाज़ा लगाओ कि ml कहाँ पे है, गैलन कहाँ पे है। उसके लिए ऐसे अंदाज़ा भी लगा लो ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए एंड इतने सारे पैसे जावेद के पास उस टाइम पे कहाँ से आए जबकि वो कुछ काम भी नहीं कर रहा था? ये सवाल मेरे दिमाग में आया एंड आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। देन दूसरा सवाल ये है कि जावेद की डेड बॉडी कोट लखपत जेल में फांसी से लटकी हुई पाई गई थी। जब जावेद के डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस टाइम पे मतलब रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज मौजूद ही नहीं था एंड उसी टाइम पे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी काम पर नहीं था। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? आप ही सोच के देखो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसी टाइम पे जावेद की डेथ हुई थी एंड उसी टाइम पे सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ हो चुके थे एंड सिक्योरिटी गार्ड भी अपने काम पे नहीं आया था। ये सारी चीज़ें हमारे सामने काफ़ी सारे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज भी जावेद का डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इस केस के बारे में जानकर आपको क्या लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, क्योंकि आपके मन में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे। वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मैं हर किसी के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फॉर रेगुलर अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलरली ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।